अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। पाकिस्तान में जिस तरीके से नौजवानों को रोका जा रहा है बार बार कि किसी भी तरीके से आप किसी किस्म की एहतजाजी तहरीक में हिस्सा ना लें, गोली तक चलाई गई। अब कुछ हालात इसी तरीके से नौजवानों को रोकने के लिए आजाद कश्मीर में भी दिखाई दे रहे, वहां की तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मरतबा फिर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी को एक खत लिखा है और खत के अंदर वो जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ दरखास्तें जो है वो जेर समात है, उनको वाइंड अप किया जाए ताकि इस 26वीं आईनी तरमीम की लेजिटिमेसी और इसके बाद खड़े होने वाले मामलात जो है वो सुलझाए जा सके। जिस तरीके से मामला रोज बरोज इन दरखास्तों को अवेटेड छोड़ के उलझता जा रहा है, इसको देखा जाए। यानी चीफ जस्टिस याया अफरीदी को जो खत लिखा है उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि मौजूदा जुडिशल कमीशन 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया, जिसकी आईनी हैसियत सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दरखास्त गुजारों ने चैलेंज कर रखी है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसले से कबल जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत मशकूक है। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो एडिशनल जजेस जिनकी अपॉइंटमेंट की गई है सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, वो भी मशकूक है। क्योंकि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आप कह रहे हैं एक फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, जिस तरीके से वो अभी बना है, उसकी तश्कील नौ ही मशकूक हो गई है। क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे के अंदर बना है। उन्होंने अपनी उस मिनट मीटिंग्स का भी जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इससे कबल भी एक मरतबा जस्टिस याया अफरीदी को खत लिख चुके हैं और जस्टिस याया अफरीदी को ये बार बार तंबीह कर चुके हैं कि एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर उसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मामला है उनको हल किया जा सके। उन्होंने साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा कि ये जो तमाम तर एबनॉर्मेलिटीज हैं, ये जो तमाम तर फंक्शनैलिटीज जो इफेक्ट हो रही है, डैमेज हो रही है, इसको दूर किया जा सकता है। आई एंड मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर एज द मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ देन कमेटी अंडर द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, उन्होंने 31 अक्टूबर का जिक्र किया कि हम दोनों अक्सरियत में थे, यानी मैं और जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अक्सरियत में होने की वजह से हमने 31 अक्टूबर 2024 को पिटिशन जो 26वीं आईनी तरमीम की थी उनको फिक्स करने की बात भी की और कहा कि उसके ऊपर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। फिर उन्होंने रजिस्ट्रार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डिस्पाइट दिस डिसीजन those petitions have not yet been fixed for hearing by the registrar before the full court, यानी रजिस्ट्रार ने उनको किसी तरीके से फिक्स नहीं किया, रजिस्ट्रार ने मिनट मीटिंग्स नहीं जारी किए और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एंड वी नेवर रिसीव्ड एनी रिस्पांस फ्रॉम योर गुड सेल्फ और फ्रॉम द कोर्ट, यानी कोर्ट की जानिब से या रजिस्ट्रार की जानिब से हमने कोई जवाब भी हमें बाद में नहीं दिया गया। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जजेस की तैनाती जो है मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर, जिसमें सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट शामिल है, वो भी उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वो साथ कह रहे हैं इट विल नॉट ओनली एम्बैरस एंड वीकन द इंस्टीट्यूशन बट विल आल्सो लीड टू अ सिग्निफिकेंट वेस्ट ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज एंड टाइम। यानी वो फिर से एक मरतबा याद दिला रहे हैं आया अफरीदी को कि ये खाली एक इस इदारे की साख के लिए बुरा नहीं है, इसके साथ साथ अवाम का पैसा और अवाम का जो टाइम और जो सब कुछ बर्बाद हो रहा है ये भी इसमें देखना होगा। और वो कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ ऑल दिस कैन बी अवॉइडेड बाय हियरिंग एंड डिसाइडिंग द पिटिशंस, यानी जब ये सब कुछ जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पिटिशंस है वो सुनकर हल किया जा सकता है, तो फिर क्यों 26वीं आईनी तरमीम की जो पिटिशंस है उनको नहीं सुना जा रहा। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और लेजिटिमेसी है वो अंडर क्वेश्चन है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इससे पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि द कमीशन हैज गॉन अहेड एंड नॉमिनेटेड जजेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द सिंध हाई कोर्ट विदाउट एनी क्राइटेरिया एंड पैरामीटर्स फॉर असेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग, यानी किस क्राइटेरिया के ऊपर कौन सी किस तरीके से असेस करके इवैल्यूएट करके जजेस को तैनात किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आईनी बेंच की तश्कील के ऊपर भी सवाल खड़ा किया आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस खत के अंदर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कंसिडरिंग द अबव आई वंस अगेन रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट योर लॉर्डशिप टू कन्वीन द फुल कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी बार में दोबारा आखिर के अंदर आखिरी पैराग्राफ के अंदर 5वें पैराग्राफ के अंदर जो गालिबन सेकंड लास्ट है या लास्ट है वो दोबारा तंबीह कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी को कि एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए ताकि 26वीं आईनी तरमीम का फ्यूचर क्या होगा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद खड़े होने वाले जो मसाइल हैं, जो पेचीदगियां, उनको दूर किया जा सके ताकि वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो। अब जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से कोई जवाब आता है, मामला किस तरफ जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। इससे कबल जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनियत से इस्तीफा भी दिया, वो कहानी भी हमारे सामने आई और आज ये लेटर जो अहम तरीन इस तमाम सूरत हाल में होने जा रहा है। इस वक्त अगर हम आगे बढ़े और एक और बात करें कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान में जिस तरीके से 27 नवंबर 26 नवंबर की एक सन्नाटेदार रात जब गोली चलाई गई, जिस तरीके से रोका गया और जिस तरीके से कल मरीम नवाज ने भी कहा कि डी चौक में तलबा अच्छे नहीं लगते, यूनिवर्सिटीज में अच्छे लगते हैं। उसके बाद सिचुएशन ये है कश्मीर के अंदर भी तलबा को, कश्मीर के अंदर भी जो एक्शन कमेटी है जिसने पहले जिस तरीके से सड़कों के ऊपर निकल के तमाम तर ताकतों को कुचल के, तमाम तर जिस तरीके से रोकने की वहां पर कोशिश की गई, एहतजाज को कुचल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अब इस मरतबा
एक ऐसी चाल चली गई कश्मीरी सदर की जानिब से, बैरिस्टर सुल्तान की जानिब से, जिनकी अपनी सियासत पूरी की पूरी एहतजाज के ऊपर खड़ी है, जो मुख्तलिफ एहतजाज करके और तमाम तर अवाम के साथ मुखातिब होकर यहां तक पहुंचे। लेकिन आज उन्होंने एहतजाज के ऊपर बाकायदा सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया। सदारती ऑर्डिनेंस के अंदर बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि कोई जो सियासी जमातें वो एहतजाज कर सकती है, मैजिस्ट्रेट की इजाजत की बात कर सकती है, 48 घंटे या 7 दिन पहले एटलीस्ट उसको इन्फॉर्मेशन या इजाजत लेनी पड़ेगी, उसकी बात कर सकती है। और सियासी जमात कर सकती है, कोई तलबा की जमात या कोई आप कह रहे हैं कि एक्शन कमेटी, आम आवाम उठ के एहतजाज नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरीके से पिछला एहतजाज कामयाब करवाया था तलबा ने या एक्शन कमेटी ने, इसके ऊपर तलबा का बहुत बड़ा रिएक्शन आया, आम आवाम का बहुत बड़ा रिएक्शन आया और फिर सदारती ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करवाया गया। लेकिन आज कश्मीर पूरा आजाद कश्मीर बंद पड़ा है। अगर वहां के लोकल से आप बात करें, वहां के लोगों से अगर आप बात करें, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, तो वो कहते हैं कि लोगों ने बाकायदा तौर पे अच्छी खासी बड़ी तादाद में ग्रोसरीज और चीजें खरीद कर घर पर स्टोर कर ली, क्योंकि ये जो पहिया जाम हड़ताल कश्मीर के अंदर है, ये गैर मुआयना मुद्दत तक हो सकती है। ये पहिया जाम हड़ताल जो है ये बड़ी लंबी चल सकती है। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कश्मीरी अवाम की जानिब से कि सदारती ऑर्डिनेंस को न सिर्फ मुअत्तल किया जाए बल्कि मनसूख भी किया जाए। कल ये ना हम एहतजाज करके घरों को वापस जाएं तो दोबारा सदारती ऑर्डिनेंस बहाल हो जाए और कहा यह जाए कि जी एक्शन कमेटी या आम आवाम या तलबा एहतजाज करने सड़कों पर नहीं निकल सकते। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो आपका कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के इल्हाक के तौर पर जो एक कानून है उसके साथ आपका बतौर सियासी पार्टी रजिस्टर होना लाजमी है। तो इस तरीके से हालात इस वक्त कश्मीर में, पहिया जाम हड़ताल, अवाम की बहुत बड़ी तादाद आज सड़कों पर मौजूद है। जिस तरीके से पहले भी अवाम ने तमाम तर ताकतों को वहां पर कुचला और जो उनके मुतालबात थे वो उन्होंने मनवाए। और अगर बात की जाए तो ये नेशनल एक खाली इस वक्त तमाम सूरत हाल नहीं है, इंटरनेशनली भी आप देखें दुनिया के अंदर जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस का जो एक बयानिया मकबूल होता चला जा रहा है। बीबीसी की उर्दू की एक स्टोरी भी है जो कोरिया के अंदर हुआ, जो कोरिया के अंदर, जनूबी कोरिया के अंदर जिस तरीके से अवाम सड़कों पर निकली और वहां पर एक 35 साल खातून जो इस वक्त वहां की हीरो बनी हुई है, आहिन नाम है गालिबन इनका, और जिस तरीके से उनको सब आइडियलाइज कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर वो खातून मौजूद होती तो शायद अब तक उनके घर पे मुझे लगता है सैकड़ों बार रेड्स हो चुके होते। अब तक उनके खानदान पूरे को शायद उठा के किसी नामालूम जगह पर फेंक चुके होते ये लोग। शायद उस औरत के साथ जो कुछ हो चुका होता, वीडियोस लीक हो चुकी होती, बहुत कुछ हो चुका होता। लेकिन अभी वो औरत जनूबी कोरिया के अंदर मौजूद जिसने वहां की अफवाद से बाकायदा तौर पर बंदूक छीनने की कोशिश की, उसको पूरी दुनिया इस वक्त एक फख्र की निगाह से, कदर की निगाह से देख रही है और बाकायदा तौर पर उसको एक हीरो समझा जा रहा है। बीबीसी उर्दू अपनी स्टोरी में बाकायदा तौर पर लिख रहा है कि किस तरीके से इस लड़की ने, हत्ती लड़की ने वहां की एक फौजी से बाकायदा बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वहां की फौज ने आगे से हमलावर होने की कोशिश नहीं की। और ये जो खातून है इनका ताल्लुक वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी जो एक ऑपोजिशन पार्टी है उसकी तर्जुमान है, ये उस जमात से इनका ताल्लुक है। ये इस बीबीसी उर्दू अपनी स्टोरी के अंदर लिख रहा है कि एक जानिब जनूबी कोरिया की फौज कौमी असेंबली के बाहर तैनात हो रही थी और दूसरी जानिब ये जो खातून आहिन ये मार्शल लॉ की खबर सुनते ही पार्लियामेंट के बाहर पहुंची और जिस हवाले से डेमोक्रेटिक पार्टी के जो तर्जुमान है उनकी जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा था कि टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बंदूकों से लेस फौजी मुल्क पर हुकूमत करेंगे। मेरे हमवतनों, कौमी असेंबली पहुंचो। यह हिज़्ब इख्तिलाफ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो सबसे बड़ी जमात है, उनके सरबराह ने पैगाम दिया, जिसके बाद अवाम की बड़ी तादाद वहां की पार्लियामेंट के बाहर पहुंची, जिस तरीके से नाकाम बनाया वो हमारे सामने है। लेकिन पाकिस्तान में किस तरीके से एहतजाजों को कंट्रोल किया जाता है, अब क्या एक नई रिवायत काम कर दी गई है, वो सब भी हमारे सामने मौजूद है। असद तूर साहब की भी एक और स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपके सामने रखते हैं। असद तूर ने कुछ बड़े दिलचस्प सवालात खड़े किए हैं, ये आपके सामने वीडियो में रखेंगे, आप खुद सुनिएगा। ये जो जिस तरीके से मामला अभी चल रहे हैं और जो पैनिक चल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट तमाम तर मामला डाल रही है इस टाइम इस हुकूमत के ऊपर, हुकूमत तमाम तर मामला डाल रही है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, तो असद तूर साहब ने कुछ बड़े चुनिंदा सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के एमएनएज एमपीएस को उठाना, इमरान खान 1.5 साल से जेल के अंदर है, ये जो बोगस मुकदमात किए जा रहे हैं, ये जो सिविल कपड़ों के अंदर मलबूस लोग होते हैं, ये जो डालों के अंदर लोगों को लापता कर दिया जाता है, क्या ये तमाम तर काम, क्या ये जो आईटी है, क्या इसका लेना देना, उठना बैठना, मिलना जुलना एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ नहीं, क्या ये तमाम तर काम मुस्लिम नवाज की औकात है कि वो कर सके? ये वीडियो देखिएगा कि हुकूमत आग लगाकर इसका मलबा रियासत पर डाल रही है। खाली डी चौक का वाकया नहीं, बल्कि हुकूमत ने बहुत से काले वीगो डाले खरीदकर इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने पर लगाया हुआ है और नाम एस्टैब्लिशमेंट का लगा रहे हैं। ये नहीं चाहते पीटीआई के हालात एस्टैब्लिशमेंट के साथ ठीक हों। वसूख से कहता हूं, ये पीटीआई बामुकाबला रियासत नहीं बल्कि हुकूमत बामुकाबला पीटीआई है। जागते रहें, किबला दुरुस्त करें और अपने अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मत फंसें। ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत है जो बुनियादी तौर पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश कर रही है, ठीक है। यानी कि शहबाज शरीफ साहब और नून लीग की हुकूमत फौज को गंदा कर रही है। बकौल ब्रिगेडियर साहब के फौज ने पीटीआई के साथ ये सब कुछ करवाया है और ये फौज वर्सेस पीटीआई नहीं, ये नून लीग वर्सेस पीटीआई है। यहाँ पर कुछ बड़े क्लिप्स आपको सुनवाएंगे जो उस टाइम बहुत वायरल है।
अनवर मसूद साहब एक बेहतरीन पाकिस्तान के अंदर लिखारी, बेहतरीन आप कह लें इनकी वीडियोज, इनके हवाले से जो भी कंटेंट है वैसे ही बड़ा वायरल हो जाता है और बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात कन्वे कर देते हैं, बड़े तंज़ो मजाक के दायरे में रहते हुए। अनवर मसूद साहब की कुछ क्लिप्स है जिसमें हाजिर सर्विस आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने बात की, कुछ साबिक आर्मी चीफ जिसमें ज़ियाउल हक का भी वो जिक्र कर रहे हैं, कुछ इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ चीजें शेयर की हैं। ये क्लिप्स है, ये आप खुद देखिएगा। जो नए हमारे आर्मी के चीफ हैं, जिस दिन ये हुए उस दिन मैं बहुत खुश हुआ कि एक इस्लामी मुल्क में एक हाफिज़ कुरान आर्मी का चीफ हुआ है। मगर उनको मैंने ISPR के थ्रू एक मैसेज भेजा कि बहुत अच्छी बात है आप हाफिज़ कुरान हैं, मगर सर तर्जुमा भी पढ़ लें। मैंने आपसे कह दिया था कि मुझे 10 बजे फ्रांस के सफ़ीर के पास जाना है और 1 बजे तक मैं आपकी बकवास सुनता रहा। कोई जवाब है आपके पास इसका? मैंने कहा सर आपको तो देर तक बैठने की आदत है, आप 90 दिन के लिए आए थे, 11 साल हो रहे सर। तो फिर मेरे कंधे पे हाथ रख के कहने लगे आप में से किसी की हिम्मत है ये बात कहने की?